तो स्टूडेंट्स आज जो अपन टॉपिक ले रहे हैं दिस इज इंटरनेशनल ट्रेड कि इंटरनेशनल ट्रेड का पूरा सिस्टम क्या है, कैसे इसको अपन देखते हैं, क्या फीचर्स हैं इसके। तो देखिए, फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? दो कंट्रीज के बीच में होने वाला बिजनेस इंटरनेशनल ट्रेड कहलाता है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, काफ़ी सारी चीज़ें जिनमें जैसे अपने देश में केमिकल्स की कमी है, मशीनरीज की कमी है, अपन को हथियार खरीदने पड़ते हैं, पेट्रोल हमारे पास नहीं है, ये सब हमको इंटरनेशनल मार्केट से खरीदना पड़ता है। इसके अलावा आर्टिस्टिक चीज़ें हैं या ज्वेलरी है, हैंडमेड थिंग्स हैं, और इसके अलावा जो भी चीज़ें इंडिया में मिनरल्स हैं वो ज़्यादा हैं तो इंडिया इनको बेचता है। तो इस तरह से लोग देश जो है अपनी कमियां दूर करने के लिए दूसरे देशों से सामान वगैरह खरीदते हैं और जो उनके पास एक्सेस होता है वो बेचते हैं। तो इसके फीचर्स क्या हैं इंडियन, अगर अपन फॉरेन ट्रेड की बात करें कि क्या फीचर्स हैं इसके, वो अपन देख रहे हैं। तो नंबर 1 है आपका चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं, Yes. तो देखिए इसमें क्या होता है कि अपन इंडिया के जो फीचर्स है फॉरेन ट्रेड के वो अपन देख रहे हैं। नंबर 1 है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। हमारे एक्सपोर्ट्स के जो कंपोजिशंस थी वो चेंज हो गई। पहले क्या था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था टी, जूट, क्लोथ, मतलब एक तरीके से ये आपके सारे नेचुरल प्रोडक्ट हैं, स्पाइसेस हैं, लेदर वगैरह हैं, ये सब। लेकिन इन दिनों इंडिया केमिकल, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और प्रोसेस फूड, मशीनरी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपका एक्सपोर्ट करने लग गया है। इसके अलावा नंबर 2 है चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट। पहले हमारे इंपोर्ट के मेटर अलग थे, जैसे कंज्यूमर गुड है, मेडिसिन है, टेक्सटाइल है, मोटर व्हीकल वगैरह करते थे। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस अब फर्टिलाइजर्स है, पेट्रोलियम है, स्टील है, और हथियार वगैरह जो हैं ये अपन इंपोर्ट करने लग गए हैं। डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड, तो देखो इंडिया का फॉरेन ट्रेड जो है वो पहले बिफोर इंडिपेंडेंस तो केवल इंग्लैंड और कुछ कॉमनवेल्थ नेशंस जो कि कॉलोनियल से इंग्लैंड के, उनके साथ ही होता था। लेकिन अब इंडिया का जो ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रेड है वो यूएसए, रशिया, जापान, यूरोपियन यूनियन और ओपेक की कंट्रीज जो है उनसे होने लग गया। क्योंकि पहले तो बिफोर इंडिपेंडेंस तो इंग्लैंड का हमारा पूरा सामान खुद ही ले लेता था, और यही हमारी बहुत बड़ी दिक्कत थी इकोनॉमिकल। बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो सिंपली तो इंडिया का बैलेंस ऑफ ट्रेड नॉर्मली नेगेटिव ही रहता है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत कम रहते हैं और इंपोर्ट जो हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो इसमें भी बताया गया है इट वाज फेवरेबल टू 42 करोड़ बिफोर इंडिपेंडेंस, क्योंकि पहले हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा इसलिए थे क्योंकि इंग्लैंड हमसे सारा रॉ मटेरियल खरीद लेता था, तो हमारा एक्सपोर्ट उनसे ज़्यादा हो जाता था। लेकिन आज की डेट में अगर अपन बात करें 2003-4 के अकॉर्डिंग तो ये एडवर्स चल रहा है अभी। कितने करोड़? 65,741 करोड़। और ये तो आज से 18-16 साल पहले की बात है, तो अभी तो और भी ज़्यादा नेगेटिव होगा। फिर आता है आपका डिपेंडेंट ट्रेड। बिफोर इंडिपेंडेंस इंडियन फॉरेन ट्रेड वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन शिपिंग, इंश्योरेंस एंड बैंकिंग, सारी इंग्लैंड की कंपनीज होती थी। लेकिन अब यही सारी जो है शिप्स हैं, कार्गो हैं, वो इंडिया में बनने लग गए, तो अब यही सारे काम इंडिया के चालू हो गए। अच्छा, ट्रेड हमारा बेसिकली सी रूट्स था, जो जहाजों से जो है वो काम होता था। इंडियन फॉरेन ट्रेड इज थ्रू सी रूट्स। इंडिया हैज वेरी लिटिल ट्रेड रिलेशन विद नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका। इनसे हमारा बिजनेस काफ़ी कम है। हमारा बेसिकली सी रूट से है, और यूरोप वगैरह जो है यहाँ से काफ़ी अपना है। डिपेंडेंट ऑन फ्यू पोर्ट्स, हमारे पास पोर्ट्स जो इंडियन के फॉरेन ट्रेड के थे वो केवल चेन्नई, कोलकाता, मुंबई वगैरह में थे, और ये ओवर क्राउडेड रहते हैं क्योंकि जहाज काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने कई और नए पोर्ट डेवलप किए, जैसे कांडला, कोचीन, विशाखापट्टनम, इनको डेवलप किया गया। लेस परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, इंडिया का वर्ल्ड ट्रेड में जो हिस्सा है 1.8% था वर्ल्ड के टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, और 2% था 1950-51 में। 2003-4 में तो हमारा शेयर केवल 1% ही रह गया था, 1% से भी गिर के, और टोटल वर्ल्ड एक्सपोर्ट का केवल 0.8%। मतलब हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, जहां पॉपुलेशन में हम 16% प्लस हैं, और हमारा एक्सपोर्ट सोचो 1% या 0.8% है। मतलब हम तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे, ये समझ लो आप। इंक्रीज शेयर इन ग्रॉस नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल इनकम में हमारा परसेंटेज 1950 में जो 12% के आसपास था वो 2003-4 में आके 29% हो गया है। तो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूशन है इसका। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बहुत बढ़ गए हैं। 1950-51 में 608 करोड़ था हमारा इंपोर्ट था, और एक्सपोर्ट था 606 करोड़ का। सो टोटल वैल्यू 12-14 करोड़ था। लेकिन 2003-4 में आते आते ये 6,52,475 करोड़ हो गया, जिसमें इतने एक्सपोर्ट्स हैं और इतने इंपोर्ट्स हैं। तो आप देख रहे हैं वॉल्यूम बढ़ गया है।
देखिए एक नया वर्ड अपन डिस्कस करने वाले हैं, फ्री ट्रेड। प्रोटेक्शन वाला पॉइंट अपन नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। फ्री ट्रेड का मतलब है इंटरनेशनल बिजनेस यानी ग्लोबलाइजेशन, यानी एक कंट्री दूसरी कंट्री से बिजनेस कर सके एनी विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, उन पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, वो कोई सा भी काम जो है वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ चीजें। अब इसमें कई लोग कहते हैं कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, कई कंट्रीज कहते हैं नहीं होना चाहिए। तो इसके आर्ग्यूमेंट जो है फेवर में भी और अगेंस्ट में भी है, मैं दोनों को डिस्कस करूंगा। देयर आर मेनी आर्गुमेंट फॉर फ्री ट्रेड। पहले मैं ले रहा हूँ आर्गुमेंट फॉर फ्री ट्रेड जो करना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए, फेवर में है। एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन कि भाई किसी चीज में आपका स्पेशलाइजेशन है, जैसे इंडिया है इसका सॉफ्टवेयर में स्पेशलाइजेशन। आज इंडिया के सॉफ्टवेयर पर्सन इंजीनियर पूरे दुनिया में फैले हुए हैं, तो वो इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है तभी है ना, क्यों वो लोग कंपनी वाले उनको काम करने के लिए वहाँ बुला रहे हैं। तो फ्री ट्रेड इससे फायदा है कि हमारा स्पेशलाइजेशन है, और जिन दूसरी कंट्रीज का दूसरी चीजों में स्पेशलाइजेशन है उनको हम बुला लें इस तरह से। ऑल अराउंड प्रॉस्पेरिटी से आती है कि जिससे क्या होता है, हर देश को काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, वो काम कर रहा है उसको पैसा मिलेगा, और उसको जो है अनरिस्ट्रिक्टेड ट्रेड मिलेगा, वो कहीं भी काम कर सकता है। ग्लोबल आउटपुट इंक्रीज होगा, स्पेशलाइजेशन इंक्रीज होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, तो ऑल अराउंड डेवलपमेंट इससे होता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट प्रिवेल्स, कॉम्पिटिटिवनेस आती है, हर जना चाहता है कि यार मैं इंटरनेशनल बिजनेस में अपने आप को प्रूव करूं, तो वो अपनी क्वालिटी को और इंप्रूव करता है, क्योंकि उसको पता है इंटरनेशनल मार्केट में और भी जने हैं, मैं अकेला नहीं हूं। दैट्स वाई कंपटीशन उसकी भावना के कारण वो और अच्छी परफॉर्मेंस करता है, जिससे क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूमर को और क्लाइंट को अच्छा मिलने लग जाता है। इसके अलावा असेसिबिलिटी ऑफ डोमेस्टिक अनअवेलेबल गुड्स एंड रॉ मटेरियल, क्या डोमेस्टिक मार्केट में कई चीजें अवेलेबल ही नहीं है। आज आपको अगर माइक्रो चिप चाहिए तो चिप आपको ताइवान से खरीदनी ही पड़ेगी। अगर आपको प्रोसेसर्स चाहिए तो प्रोसेसर्स इंडिया में बनते ही नहीं है, वो आपको बाहर से लेने ही पड़ेंगे। अगर आपको हाई क्वालिटी के फाइटर प्लेन्स चाहिए तो आपको फ्रांस या अमेरिका के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो चीजें अनअवेलेबल नहीं है तो वो तो इंटरनेशनल मार्केट से आपको लेनी ही पड़ेगी। इसके अलावा ग्रेटर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इससे आपस का कोऑपरेशन जो कंट्रीज के अंदर है वो भी बढ़ता है, क्योंकि हर कंट्री दूसरी कंट्री पे थोड़ी सी डिपेंडेंट होने लग जाती है कि चलो यार ये सामान हमारे पास नहीं, इससे ले लेते हैं। फ्री फ्रॉम इंटरफेरेंस, कोई इसमें दखल नहीं देता, तो ट्रेड करना आसान हो जाता है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होते, तो बहुत इजीली काम करना हो सकता है। बट कई जन इसके अगेंस्ट भी हैं कि नहीं सर ये फ्री ट्रेड से तो बड़ा नुकसान होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या एडवांटेज? नॉट फॉर एलडीसी, जो लोअर डेवलप कंट्रीज हैं, लेस डेवलप कंट्रीज हैं, उनके लिए फायदेमंद नहीं है। और ऐसा अपन हिस्ट्री में देख भी चुके हैं कि जैसे इंग्लैंड है वो डेवलप था, इंडिया अनडेवलप था, तो वो इंडिया में आ गए, काम किया और इंडिया को गुलाम बना लिया। तो इस तरीके से ये जो बड़ी कंट्रीज हैं वो छोटी कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन भी करती हैं, तो ये एग्जांपल है इस बात का। डिस्ट्रक्शन ऑफ होम इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्ट, अब अपन देखते हैं कि इंडिया में बाहर से कंट्रीज की इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आई, सैमसंग आ गया, सोनी आ गया, एलजी आ गया, तो डेफिनेटली इंडिया के जो लोकल ब्रांड्स थे, बीपीएल था, ओनिडा था और सेलोरा था, ये कंपनीज बंद हो गई, क्योंकि इनका मुकाबला नहीं कर सकती थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं। तो दैट्स वाई डोमेस्टिक इंडस्ट्री को इससे नुकसान पहुंचता है। इनएफिशिएंट इंडस्ट्रीज रिमेन परपेचुअली इनएफिशिएंट, इसका कहने का क्या मतलब है? देखो इस लाइन का मतलब ये है कि जैसे सैमसंग कंपनी इंडिया में आई तो वो तो एफिशिएंट कंपनी है, और इंडिया की ओनिडा और बीपीएल इतनी एफिशिएंट नहीं है। एफिशिएंट ये भी है, अच्छी थी कंपनियां, लेकिन ये इतनी एफिशिएंट नहीं है, तो ये सैमसंग को देख के सीख नहीं पाती हैं, और ये उतनी टेक्नोलॉजी को अपनी इंप्रूव नहीं कर पाती हैं, जिस कारण से ये मुकाबले से बाहर हो जाती हैं। तो जो इनएफिशिएंट है ना वो इनएफिशिएंट ही रहता है, यानी ओनिडा और बीपीएल इनएफिशिएंट ही रहे, वो कभी सैमसंग के मुकाबले में आ ही नहीं पाए इस तरीके से। डेंजर ऑफ ओवर डिपेंडेंस, अब हम क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के लिए सैमसंग यानी साउथ कोरिया पे डिपेंडेंट हो गए, और चाइना के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। इससे क्या हुआ कि हम डिपेंडेंट हो गए, तो हमको अब उनका कहना ही मानना पड़ेगा, वो जो प्राइस लेंगे हमें उनको देनी भी पड़ेगी। तो ओवर डिपेंडेंस बहुत गलत होती है, इससे दूसरी कंट्री हमारा फायदा उठा सकती है। पेनिट्रेशन ऑफ हार्मफुल फॉरेन कमोडिटीज, जो कई ऐसी कमोडिटीज है जैसे ड्रग्स वगैरह, जिनका कि इंडिया में यूज होता ही नहीं था, लेकिन फॉरेन कंट्री से आने के कारण इनका यूज होने लग गया, तो इससे हेल्थ लेवल पे डिक्रीमेंट हुआ। तो ये सब चीजें जो हैं इसके अगेंस्ट में भी जाती हैं। तो फ्री ट्रेड हमने देखा कि कुछ पॉइंट वो इसके फेवर में हैं और कुछ इसके अगेंस्ट में हैं, तो दोनों ही चीजें हैं, और किसी भी कंट्री को दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम और कोऑपरेशन बना के मेंटेन करना पड़ता है, जिससे कि उसके यहाँ फ्री ट्रेड हो सके।